स्वागत है आपका 5 बजे वाली क्लास में। बढ़िया पढ़ाई चल रही है? चल रही है ना? अपनी टोटल 4 क्लासेज हो गई। 4 क्लास हो गई अपनी। नोट्स बना रहे हो अच्छे से? और याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ देखें। जैसे मान लो आपको ये पूछ लें कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, किसने कहा था? किसने कहा था? कमेंट करो, देखिए किसने कहा। दूसरी बात ये है कि 2 ही बच्चे हैं क्या अपने पास? आजकल तो अपने व्यू भी बढ़ने लग गए हैं। अपने को 300 लोग तक देख रहे हैं। देख रहे हैं ना? तो अगर अपने को 300 लोग देख रहे हैं तो उसमें से 2 ही बच्चे ऐसे हैं क्या जिनको ये पता है खेल मनोविज्ञान का जनक कौन है? या फिर अपन बच्चे थे तब ये सोचते थे कि नहीं नहीं, मैं इसको मेरी गोली नहीं दूंगा, ट्रॉफी नहीं दूंगा, तो वैसे मैं कमेंट नहीं करूंगा, पता लग जाए इसको आता है। हुँ? ये सोच रखा है। ऐसा नहीं होता है। ज्ञान को जितना बांटोगे उतना ही आपको याद रहेगा। इस बात को बिल्कुल समझ लो। चलो एक दो क्वेश्चन पूछता हूं, मैं पुस्तकों से पूछता हूं आपसे, फटाफट कमेंट करना। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी? कमेंट करके बताओ। दूसरा, आउटलाइन साइकोलॉजी किसने लिखी थी? एक पुस्तक लिखी थी द रिपब्लिक। अगर आपको मैं जैसे शब्द बोल रहा हूं वैसे ही अगर आपको याद आया है तो इसका मतलब आप तैयारी कर रहे हो, और अगर नहीं याद हो रहा है तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई में कमी है। एक पुस्तक हमने एमिल देखी थी, EMILE, एमाइल देखी थी ना? तो ये पुस्तकें हमने देखी थी। एक पुस्तक कल हमने बात की थी तो उसमें पढ़ा था कि एक पेस्टालोजी ने पुस्तक लिखी थी, बेबी बायोग्राफी लिखी थी ना? और उसी में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन भी इन्हीं ने प्रस्तुत किया था 1774 में। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना कौन करता है? याद देखो, याद करो। और फिर हमने बात की थी कि बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कौन करता है? यानी आपसे अगर पूछा जाता है कि बाल अध्ययन आंदोलन के जनक कौन है, तो आपको बताना चाहिए कौन है। तो बताना क्या है कि स्टैनली हॉल है। इन्होंने 2 संस्थाएं स्थापित की थी, वो कौन-कौन सी थी वो आप बताओ। तो ऐसे टिप्स पे चीजें याद होनी चाहिए कि हाँ, अंगुली पे मुझे याद है, पूरा जो पढ़ लिया ना उसमें कहीं 1% भी गलती नहीं करने वाला। तो जो चीजें हमने कंप्लीट कर ली उनको अच्छे से याद रखनी है, कंप्लीट तरीके से। और फिर हमने पढ़ा था कि बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, और हमारी पुस्तक में लिखा है बाल विकास। एक्चुअल में क्या था, इसको मैं थोड़ा सा, कई बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि मनोविज्ञान शब्द आता है और कई बार हम देखते हैं हमारी जो पुस्तकें लिखती हैं वो लिखती हैं बाल विकास। बाल विकास, देखो शुरुआत बाल मनोविज्ञान से ही होती है, लेकिन ये क्या करता है कि ये बालक जो होता है ना, बालक, उसका जन्म से बाल्यावस्था तक का अध्ययन करता था। कहां तक का? बाल्यावस्था। और वो भी किसका अध्ययन करता था? व्यवहार का। व्यवहार का अध्ययन करता था, या उसकी जो विषय वस्तु है उसका, व्यवहार या विषय वस्तु है उसका अध्ययन करता था। लेकिन बाल विकास जो है वो क्या करता है कि जन्म पूर्व से किशोरावस्था तक, जन्म पूर्वावस्था से किशोरावस्था तक, और करता क्या है कि व्यवहार के जो प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया, प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस का अध्ययन कौन करता है? बाल विकास का। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बाल मनोविज्ञान जो था ये एक पुराना वर्जन था और बाल विकास जो है वो एक लेटेस्ट वर्जन है। जैसे आजकल के बच्चे को आप देखते हो, बहुत से लोग, दूसरों के उदाहरण मैं क्यों दूं, जैसे मान लो मैं ही हूं तो मेरे को संदीप बोलते हैं, और मान लो ऐसा हो जाए, क्या हो जाए
कि अपन यूट्यूब पर फेमस हो जाए ना, तो लोग जैसे अपने मीम्स बनाएंगे या कोई शॉर्ट बनाकर वायरल करते हैं, तो उसमें जैसे मान लो सैंडी लिखते हैं सीधा, तो संदीप से क्या बन गए, सैंडी, यानी दायरा विस्तृत हुआ संदीप का, तो क्या बना दिया, सैंडी। वैसे ही बाल मनोविज्ञान था, इसका क्या बना दिया, बाल विकास। करता क्या था कि जन्म से बाल्यावस्था तक के बालक के व्यवहार और उसकी विषय वस्तु का अध्ययन करता था, लेकिन बाल विकास क्या करता है कि व्यवहार और विषय वस्तु कैसे कार्य करती है उस प्रक्रिया का अध्ययन करता है। और कहां से, जन्म पूर्व से किशोरावस्था। तो देखो, गंगाधरी शक्तिमान है, बात सीधी सी है तो बाल मनोविज्ञान, है तो बाल मनोविज्ञान, लेकिन आजकल इसको अपन क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। जहां गांव में कोई कहा गया पा दापली दापलीर भी को नाम पाव है कि नाम पाओ को मुस्कान। अब बताओ, आ दापली मुस्कान है, तो यहाँ की बात है सीधी सी कि बाल मनोविज्ञान ही बाल विकास है, लेकिन इसकी जो विषय वस्तु या दायरा जो था वो संकीर्ण था, जबकि बाल विकास का जो दायरा है वो व्यापक। इसमें हमने पढ़ लिया था, आपको रिकैप कर देता हूं 2 मिनट में। इसमें जो डिटेल हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि जो मनोविज्ञान है, जो मनोविज्ञान है उस मनोविज्ञान की हमने कंप्लीट डिटेल कर ली, मनोविज्ञान के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान की स्कूल या संप्रदाय हमने पढ़े थे। संप्रदाय के बाद हमने पढ़ा था इसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं, और उन शाखाओं के बाद हमने पढ़ा था शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें हमने शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा बाल मनोविज्ञान, और बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं वगैरह हमने कंप्लीट देख ली थी कल की क्लास में। अब अपना टॉपिक शुरू हो चुका है, और इसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक देखने वाले हैं वो देखेंगे वृद्धि और विकास। क्या देखेंगे, चलो मैं स्लाइड पे आ जाता हूं। वृद्धि और विकास, इसे ग्रोथ बोलते हैं और इसको बोलते हैं विकास को डेवलपमेंट। यानी एक बच्चे का जब जन्म होता है वहां से जब उसकी मृत्यु होती है, उस कालखंड को उसमें वो वृद्धि और विकास दोनों क्रियाएं करता है। इसको अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं, है ना। तो देखो, अभिवृद्धि, नोट्स बनाते जाना आराम से, पहले समझ लो। अभिवृद्धि, अभिवृद्धि डायरेक्ट आज आपको लिखा हुआ मिल सकता है वृद्धि। अभिवृद्धि और वृद्धि एक ही बात है, साफ समझना इसको। शरीर व उसके अंगों के भार और आकार, आकार में होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या है, अभिवृद्धि। जैसे आप इस कंसेप्ट को समझना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। एक बच्चा जब जन्म लेता है, वहां जन्म लेने से लेकर जब वो व्यक्ति किशोर बनता है, तब तक उसकी हाइट भी बढ़ती है, उसका वजन भी बढ़ता है, उसके शरीर के जो अंग हैं उनमें भी वृद्धि होती है ना। तो वो क्या है, ग्रोथ है उसकी। तो इसको आप माप भी सकते हो और तोल भी सकते हो, तोल सकते हो ना। जैसे 2 माह के बच्चे में कितना वजन है, 12 माह के बच्चे में कितना वजन है, और 12 साल के बच्चे में कितना वजन है, आप आराम से माप सकते हो। हाइट कितनी है, आराम से। तो ये जो है ये उसकी क्या है, अभिवृद्धि है। सीधी सी बात है, समझना कि जो देखा जाए, जिसको तोला जा सके, जिसको मापा जा सके, वो क्या है, अभिवृद्धि। जबकि विकास, डेवलपमेंट, वो क्या कहता है कि विकास का संबंध अभिवृद्धि से होता है। बिल्कुल जी होता है, ऐसा नहीं है कि अपन अभिवृद्धि को विकास से अलग कर सकें, कभी भी नहीं होगी। लेकिन दोनों सिमिलर भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभिवृद्धि और विकास एक है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी दोनों एक नहीं है। इसका मतलब अभिवृद्धि को विकास से अलग नहीं किया जा सकता, सीधी सी बात है। एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके जो शरीर के अंग होते हैं वो बड़े लचीले होते हैं। इसका मतलब
वो उतने मजबूत नहीं होते जब वो किशोरावस्था में बालक होता है तब होते हैं। इसका मतलब कि किशोरावस्था में जो अंग जो विकसित होते हैं, उन विकसित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकास। इसके बारे में हरलोक क्या कहता है? क्या कहते हैं? देखो कि विकास में गर्भ में, मैंने अभी बताया था बाल विकास में गर्भ में आने से लेकर, विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। क्या होता है कि विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं, वो क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। किसने कहा था? श्रीमती हरलोक ने कहा था। कैसे? इन्होंने बताया कि परिवर्तन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। कौन कौन से? आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों की लुप्तता और नए चिन्हों का आगमन। समझना, एक बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म से किशोर अवस्था तक उसके आकार में परिवर्तन होता है, चाहे वो उसका मानसिक या शारीरिक परिवर्तन हो। अब कहोगे सर शारीरिक का तो हमें पता है कि आकार में परिवर्तन हो गया। कैसे? कि शारीरिक का ये हुआ, शारीरिक और मानसिक में इसका मतलब शरीर में परिवर्तन होता है, स्पष्ट दिखाई देता है कि पहले बच्चा छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, हाइट बढ़ती है, वजन बढ़ता है, यानी हम देख सकते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन मानसिक रूप से उसमें परिवर्तन कैसे होता है? एक छोटा बच्चा होता है, वो सबसे पहले इतना विकसित नहीं होता है मानसिक रूप से, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसका मानसिक परिवर्तन भी उसके शरीर के अनुसार, उसका मस्तिष्क भी सोचने लग जाता है, यानी उसकी सोचने की जो क्षमता है उसके आकारों में भी परिवर्तन आता है। दूसरा है अनुपात में परिवर्तन, ये भी होता है, अनुपात में परिवर्तन होता है। कैसे? अब देखो, एक छोटा बच्चा जो होता है वो केवल कल्पना शक्ति में विश्वास रखता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो वास्तविकता की ओर अग्रसर होने लग जाता है, यानी उसकी जो अनुपात है, उसका अनुपात जो है उसके शरीर के अनुपात में, उसके विचारों में भी परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है? अनुपात में परिवर्तन। तीसरा है पुराने चिन्हों की लुप्तता। जैसे जैसे इसमें आप लिख लो दूध के दांत, दूध के दांत का टूटना। दूध के दांत का जो टूटना है वो क्या है? पुराने चिन्हों की लुप्तता। और मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है पीनियल, तो वो भी लुप्त हो जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो मस्तिष्क में पीनियल जो ग्रंथि है उसका लुप्त हो जाना क्या कहलाता है? पुराने चिन्हों की लुप्तता। और नए चिन्हों का आगमन, जैसे दाढ़ी मूछ का उगना और जननांगों पर बालों का उगना, क्या कहलाता है? नए चिन्हों का आगमन। यानी श्रीमती हरलोग ने समझाया कि जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन 4 प्रकार से हम समझ सकते हैं। आकार में, अनुपात में, पुराने चिन्हों की लुप्तता और नए चिन्हों का आगमन। कैसे होता है? यानी कि एक बच्चा जब छोटा होता है उसके आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन होता है, यानी जैसे जैसे शरीर बढ़ता है वैसे वैसे उसका मानसिक स्तर भी बढ़ता है ये। और पुराने चिन्हों की लुप्तता, जैसे दूध के दांत का टूटना है, मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि है उसका लुप्त हो जाना है, और थाइमस जो ग्रंथि होती है वो भी लुप्त हो जाती है। और नए चिन्हों का आगमन, इसका मतलब दाढ़ी मूछ का उगना है, जननांगों पर बालों का उगना है, ये विकास को दर्शाता है। तो ये बात किसने कही थी? हरलोक ने कही थी। ओके, तो ये अपने को यूं का यूं समझना है, इसको आप आराम से नोटबुक में अपने आराम से समझना, बनाते हुए इसको नोट डाउन कर लो। फिर अपने इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या देखना है इसमें। चलो, हो गया आपका? चलो आगे देखते हैं मुनरो क्या कहता है। चलो अपन देखते हैं, चलो अपन इसमें देखते हैं कि मुनरो के अनुसार, मुनरो कहता है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। भाई इसमें देखो आपको ये याद करना पड़ेगा, कोई इसमें अपने पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपके ऊपर से फेंक दे और आपको याद हो जाए, ऐसा नहीं है। याद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण 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 से लेकर और प्रौढ़ तक गुजरता है क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। फिर जेम्स ड्रेवर क्या कहता है कि विकास की वह दशा जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में
निरंतर प्रकट होती है और विकास तंत्र को नियंत्रित रखती है, वह दशा प्रगति का मापदंड होता है तथा इसका प्रारंभ शून्य है। यानी कि जो शून्य से प्रारंभ होता है और निरंतर अपने सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता है, वो क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। फिर हमने कहा फ्रेंक, वो कहता है कि कोशीय गुणात्मकता वृद्धि है। इंपॉर्टेंट है भाई, ये सीधी सी बात है कि कोशिकाओं में जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं वो क्या है? वृद्धि है। फिर सीधी सी बात है, इसको समझने का एक तरीका है कि अगर विकास को समझना है तो उसमें वृद्धि शामिल होगी, उसमें समता और उसमें परिपक्वता और वातावरण के साथ अंतःक्रिया, इन सब का मिला जुला रूप क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। अगर एक व्यक्ति स्वस्थ रूप से विकसित है तो उसकी अच्छी वृद्धि होगी, उसमें अच्छी योग्यताएं होगी, उसमें अच्छी परिपक्वता होगी और वो वातावरण के साथ उचित समायोजन कर पाएगा। अंतरक्रिया का मतलब क्या होता है? समायोजन अच्छे ढंग से स्थापित कर पाना। तो ये आपको नोट डाउन करना है। फिर अपने इसमें देख लो, आगे बढ़ेंगे। हो गया नोट डाउन? चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम और देखते हैं वृद्धि और विकास में अंतर कौन कौन से हैं। देखो, बड़े प्रयास के साथ मैंने ये स्लाइड बनाई है, नोट डाउन जरूर कर लेना इनको, बहुत काम आएंगी। ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, ये इतना व्यवस्थित तरीके से टॉपिक वाइज एक एक माइनर चीज को भी मैंने आपको समझाया है। तो इसमें देखो, वृद्धि और विकास में अंतर क्या क्या है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलती है, समझते जाना, फटाफट, ज्यादा समय नहीं लेंगे। निश्चित आयु तक, इसका मतलब सीधा सा है कि एक व्यक्ति में जो ग्रोथ होती है, सीधी सी है, अपने गांव में घर में सब बोलते हैं कि कई बार आप यहाँ बोला कि भाई हाइट कुन बड़ी मेरी, मैं गुटरो है वो, तो घर का बोला है कि हाइट भाई 18 साल तक ही बढ़ा है, बी के बाद में कौन बढ़ा है को मतलब समझा कि जो हाइट बढ़नी है, वजन बढ़नो है, शरीर में जो भी परिवर्तन होना है वह एक निश्चित आयु तक होना है, किशोर अवस्था तक। वह के बाद में हाइट कुन बढ़े तो वह के बाद में मजबूत हो जागो, उनको मानसिक स्तर विकसित हो जागो, वह सारी चीजों है वह की है विकास है। अगर कई बार आप देखा कि मान लो 35 साल को आदमी है और 35 साल को आदमी तैयारी करते रिट की खूब दबा के, और पिछली रिट में नौकरी लागो लागो ना, तो नौकरी लागो तो सूक्ष्म जीवन आगो, सूक्ष्म जीवन आगो तो बढ़िया जिम ज्वाइन कर ली, बढ़िया खुराक ले रहे हो है, तो अब वो छुट्टी लेके घर आयो तो अच्छो स्वस्थ होके घर आयो को मतलब अब बी के अंदर वृद्धि को नहीं, बी के अंदर विकास है, खुद न मजबूत, यानी कि उसने अपने आप को पुष्ट किया है, मजबूत किया है, अपनी हड्डियों को मजबूत किया है, वो उसका विकास है। सीधा सा समझना है कि ग्रोथ एक निश्चित आयु तक होती है जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास जीवन पर्यंत संकुचित अवधारणा है, सीधी सी है। कैसे है? क्योंकि अभिवृद्धि विकास में निहित है। अभी अभी बता के आया हूं, ऐसा थोड़ी है कि भाई साहब पहले मान लो वजन बढ़े ही नहीं, छोटा सा बच्चा और उसकी विकसित हुई हड्डियां है कि जन्मते ही वो कह दे कि नहीं मैं 50 किलो वजन उठा के कंधे पे रख लूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। पहले वृद्धि होगी फिर विकास होगा, यानी पहले उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका वजन बढ़ेगा, उसका शरीर विकसित होगा और उसके बाद उसके जो अंग हैं वो विकसित होंगे। फिर शारीरिक होती है, अभी अभी सीधी सी बात समझ के आए हैं कि शारीरिक होती है, जबकि आंतरिक और बहुपक्षीय होती है। यानी कि शरीर हमें दिखाई देता है, सीधा सा मापा और तोला जा सकता है, इसका मतलब हम शारीरिक रूप से देख सकते हैं, जबकि ये आंतरिक और बहुपक्षीय होता है विकास। केवल जरूरी नहीं होता है कि जो अच्छा, मैंने कल भी एक उदाहरण दिया था, जो अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य रखता है जरूरी नहीं होता है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य विकसित हो जरूरी नहीं होता है कि वो सामाजिक रूप से परिपक्व हो, जरूरी नहीं होता है कि वो उसका भाषागत विकास अच्छा हो। इसका मतलब जो वृद्धि है वो केवल एक पक्ष को लेकर चलती है, जबकि विकास जो है वो बहुपक्षीय होता है। आप किसी की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, मान लो एक बहुत तगड़ा स्वस्थ आदमी है लेकिन वो बोल नहीं सकता, जब तक आप उसके साथ वार्तालाप नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि इसका विकास कैसा है, इसका भाषागत विकास कैसा है। इसका मतलब उसकी वृद्धि अच्छी हुई है लेकिन विकास नहीं।
फिर क्या कहते हैं, इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, कोई निश्चित क्रम नहीं होता। कैसे, कई बार देखो, आप देखते हो कि कोई बच्चा होता है, जैसे शैशव अवस्था के बाद बाल्यावस्था में 6 से 10 साल के बीच में, अगर किसी के घर पे घर वाले अगर थोड़े समझदार हैं, अच्छे से हैं, तो उस बच्चे को दूध वगैरह पिलाना है, बादाम वगैरह खिलाना है। यानी कि अगर उसका पोषण स्तर अच्छा रहा है तो उसकी ग्रोथ जबरदस्त होती है। और सीधा सा उदाहरण बताता हूँ देसी भाषा का, कि देखो, अपने घर में, अपने गांव में 2 बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, और उन दोनों बच्चों में आप देखना कभी, अगर कोई परिवार अगर पोषण पे अच्छा ध्यान देता है तो वो बच्चा ज्यादा ग्रोथ करेगा, जबकि जिस परिवार के पोषण पे ध्यान नहीं देते तो वो बच्चा ऐसे ही दुबला पतला रह जाएगा। आपने गांव में बोल दी, नहीं भैया टाबर की स्रोठ यही की है, बस स्रोठ को नहीं हुआ, टाबर ना आपा क्यों गालियो जो स्रोठ के करेगी, ऐको मतलब कि कोई निश्चित क्रम को नहीं हुआ वृद्धि को, जबकि विकास का एक निश्चित क्रम होता है। इस बात को समझना, विकास का एक निश्चित क्रम होता है। कंफर्म है कि देखो, आप समझना कैसे है, कि देखो शैशव अवस्था आएगी जन्म के बाद, और शैशव के बाद बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था के बाद किशोर अवस्था। इसका मतलब ये है कि जो परिवर्तन, जो विकास शैशव अवस्था में होना है, पहले शैशव में होगा, फिर बाल्या में होगा, और बाल्या के बाद किशोर में होगा। ऐसा नहीं है कि जन्मते ही बच्चा किशोर अवस्था में चला गया और फिर शैशव में जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब जन्म के बाद शैशव अवस्था के जो परिवर्तन होने हैं, जो विकास होना है उसमें वो होगा, उसके बाद बाल्यावस्था का विकास होगा, और उसके बाद किशोर अवस्था का विकास होगा, और फिर वो प्रौढ़ अवस्था में जाएगा। इसका मतलब एक निश्चित क्रम होता है, मापा और तोला जा सकता है वृद्धि को, जबकि जबकि इसको देखो, आंतरिक है तो व्यवहार को ही महसूस करेंगे। अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाओगे ना तो आप आराम से इनमें परिवर्तन को समझ पाओगे कि विकास आंतरिक है, तो उसको हम क्या करेंगे, विकास को व्यवहार के आधार पर महसूस करेंगे। इसके परिवर्तन सकारात्मक होते हैं, क्योंकि यह एक निश्चित आयु तक चलती है, परिवर्तन सकारात्मक। लेकिन इसके विकास के परिवर्तन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं, क्योंकि एक निश्चित आयु तक जो परिवर्तन होते हैं वो सकारात्मक होते हैं, लेकिन प्रौढ़ और वृद्धावस्था में जाकर जो परिवर्तन होते हैं, जो विकास होता है, वो क्या होता है, नकारात्मक होता है। अब आप कहोगे, देखो नकारात्मक इस प्रकार से होगा कि जब बालक है वो किशोर के बाद, प्रौढ़, प्रौढ़ के बाद वृद्धावस्था में जाएगा, और वृद्धावस्था के जो विकास होते हैं जितने भी, वो सभी नकारात्मक होते हैं, क्योंकि शैशव का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है वृद्धावस्था में जाकर। आप देखना, शैशव और बाल्यकाल जो होता है बच्चे का, बच्चा जब 5 से 6 7 8 साल तक होता है, तो उसको जो उसके जो व्यवहार करने के तरीके होते हैं, वही आप देखना घर में वृद्ध के होते हैं, वो वापस रिफ्लेक्ट होता है। वहां जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है नेगेटिव, नकारात्मक। ओके, फिर हम देखते हैं स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। मैंने अभी अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति है, जब तक वो आपसे बात नहीं करेगा तो आपको पता नहीं लगेगा कि उसका भाषागत विकास कैसा था। आप महसूस कर सकते हो जब आप उसके साथ व्यवहार में आओगे तब। देखकर नहीं बता सकते, किसी को देखकर नहीं बता सकते कि उसमें कैसी वृद्धि है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, और कोई लक्ष्य नहीं होता है, और इसका एक लक्ष्य निर्देशित होता है। इसमें वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं है, जबकि विकास लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। कैसे होता है, जन्म होता है, फिर शैशव, बाल्या, किशोर, किशोर के बाद प्रौढ़, प्रौढ़ के बाद वृद्ध, वृद्ध के बाद उसको मृत्यु की प्राप्ति होती है, यानी कि उसका लक्ष्य जो है वो मृत्यु को प्राप्त करना है। इसका मतलब विकास लक्ष्य निर्देशित होता है, जबकि इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है वृद्धि का, और यह संरचनात्मक पक्ष से संबंधित है, जबकि विकास जो है वो कार्यात्मक पक्ष से संबंधित है। कैसे, संरचना, आप आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जय आप गांव में बोला है ना भाई, ओ टाबर
या यो लड़को या लड़की तो बोध स्वरूप है, यो लड़को बोध स्वरूप है, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन उसका कार्य करने का तरीका कैसा है वो क्या बताएगा, उसका विकास। जैसे मान लो किसी को आपने कह दिया कि भाई एक एक वो हमारी एप्लीकेशन लिख दे, अब वो एप्लीकेशन लिख रहा है, प्रार्थना पत्र लिख रहा है ना, वो जो है वो उसका विकास बताएगा कि उसमें कितना विकास हुआ है। ये नोट डाउन कर लो अच्छे से, वृद्धि और विकास में अंतर। ओके, नोट करो, फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं। वृद्धि और विकास के सिद्धांत है भाई, अच्छे हैं, यहां से एक प्रश्न बनेगा कंफर्म। बहुत अच्छे से समझना इस बात को, आराम से यहां से एक प्रश्न बनेगा। देखो विकास की दिशा का सिद्धांत सेम ऐसे ही बना लो, मैं लिखवाऊंगा कुछ बातें, वो लिखते जाना आप, है ना। देखो विकास की दिशा का सिद्धांत इसमें लिखो, विकास की दिशा का सिद्धांत लिखो इसमें, है ना। विकास सिर से पैर, सिर से पैर तथा केंद्र से परिधि की ओर होता है, परिधि की ओर होता है। दिशा का मतलब क्या हो गया कि सिर से पैर की ओर। आप बच्चे का जन्म होता है तो उसका सिर बड़ा होता है, शरीर के अनुपात में सिर बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे शरीर बढ़ता है क्या उसी अनुपात में हमारा मस्तिष्क बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। आप देखना अच्छे से, नोट करना इस बात को। तो इसका मतलब हमारा जो एक निश्चित दिशा है क्या, सिर से पैर और केंद्र से परिधि। इसका मतलब पहले ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, केंद्र जो भाग है वो विकसित होता है, फिर धीरे धीरे हमारे अंग विकसित होते हैं। इसमें अगर आप लिखना चाहो तो लिखो जैसे, जैसे फटाफट लिखो, जैसे जैसे पहले पहले शिशु सिर को हिलाना सीखता है, फिर 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 सिर पर नियंत्रण करता है और फिर सिर पर नियंत्रण करता है और बैठना सीख जाता है, फिर बैठना सीख जाता है। क्या कहलाता है? विकास की दिशा का सिद्धांत। अब देखो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर देते हैं अपन। एक व्यक्ति हुआ था, इसी में नोट लगाकर लिखना, नोट लगाकर क्या लिखना है। एक व्यक्ति था कुप्पू स्वामी, इसने कहा था, क्या कहा था, इसने दो नाम दिए थे, इनको नोट करना आप, इन दोनों नामों को। एक नाम दिया था प्रोक्सिमा, नहीं पहले लिख लो इसमें सिफेलोपोडल, सिफेलोपोडल, और दूसरा लिखो प्रोक्सिमा डिस्टल, प्रोक्सिमा डिस्टल, सिफेलोपोडल और प्रोक्सिमा डिस्टल। इसका मतलब सिफेलोपोडल क्या के बारे में इन्होंने कहा, सिर से पैर की ओर जो विकास होता है, सिर से पैर की ओर जो विकास होता है वो क्या कहलाता है? सिफेलोपोडल। जबकि केंद्र से जो परिधि की ओर जो विकास होता है, केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि की ओर जो विकास होता है वो क्या कहलाता है? प्रोक्सिमा डिस्टल। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुप्पू स्वामी ने बताया था सिफेलोपोडल और प्रोक्सिमा डिस्टल क्या है। इन दोनों को नोट डाउन कर लेना, रट लेना, टेंशन ही नहीं रखनी है। फिर देखो हमने देखा कि विकास की दिशा निश्चित होती है सिर से पैर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। प्रोक्सिमा डिस्टल और सिफेलोपोडल किसने कहा था? कुप्पू स्वामी ने। सिर से पैर की ओर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिफेलोपोडल, और केंद्र से परिधि की ओर होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमा डिस्टल। फिर हमने कहा वृद्धि और विकास की गति और दर एक जैसी नहीं रहती, बिल्कुल नहीं रहती है। इसमें लिखना चाहो तो लिखो, देखो शैशव अवस्था में, शैशव अवस्था में गति तीव्र होती है, परंतु बाल्यावस्था में गति एक एक समय के लिए रुक जाती है, और पुनः किशोरावस्था में
वृद्धि और विकास की गति तीव्र होती है। इसका मतलब शैशव में गति तीव्र, बाल्यावस्था में कम और किशोरावस्था में फिर से तीव्र होती है। इसका मतलब गति और उसकी दर एक जैसी कभी नहीं रहती है। समझ गए इस बात को? फिर अगला लिखो, विकास क्रम का सिद्धांत। विकास का एक निश्चित क्रम होता है, जैसे विकास का एक निश्चित क्रम होता है जैसे, इसमें भी अगर आप लिखना चाहो तो फटाफट लिखते जाओ। निश्चित क्रम कैसे होगा देखते हैं अपन इसको। देखो, बच्चा अगर बोलना सीखता है तो वो LSRW में सीखना है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सबसे पहले सुनना, सबसे पहले बच्चा सुनता है फिर बोलता है, बोलना। फिर रीडिंग का मतलब पढ़ना, पढ़ना और लिखना। एक निश्चित क्रम में सीखता है, एक निश्चित क्रम होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसको LSRW बोलते हैं। ऐसे ही अगर मान लो अपन देखते हैं अवस्थाओं को, तो शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और फिर क्या आती है आपकी किशोरावस्था। इसका मतलब ये भी एक निश्चित क्रम है। देखो, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे आप रीजनिंग में पढ़ते हो ना सीरीज, तो एक निश्चित पैटर्न होता है, वैसे ही विकास का एक निश्चित क्रम होता है। ठीक है ना? हमने देखा विकास का एक निश्चित क्रम है, दर एक जैसी नहीं और एक निश्चित दिशा है। दूसरा हम पढ़ेंगे परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत देखो कैसे है। परस्पर संबंध का सिद्धांत का मतलब ये हो गया कि क्या पढ़ेंगे इसमें, परस्पर संबंध के सिद्धांत में अपन लोग इसमें पढ़ेंगे कि शारीरिक विकास जितना मजबूत होगा, शारीरिक विकास जितना होगा उतना ही उसका मानसिक विकास होगा, और जितना मानसिक विकास होगा उतना ही उसका सामाजिक विकास होगा, और सामाजिक विकास के साथ ही उसका सामूहिक विकास भी उतना ही होगा। अब इसका उदाहरण आप खूब देखते हो गांव में, कई बार हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई शरीर है जो आदमी मजबूत है ना, वो मानसिक रूप में भी मजबूत पाओगे। और गांव में भी बढ़ चढ़ के हर जगह हिस्सा ले है। को मतलब क्यों हो कि देख, जो परस्पर संबंध रखा है विकास, कहीं जी हाँ, की शारीरिक विकास अगर बहुत अच्छा हुआ तो मानसिक विकास निसंदेह ही अच्छा होगा। और अगर मानसिक विकास अच्छा है तो उसका समाज में और उसके संवेग स्थिर हो गए और वो समायोजित अवस्था में जीवन यापन करने वाला होगा। ठीक है? समझना जरूरी नहीं है, ये सारी बातें लिखो, बस आपको समझना है। फिर निरंतर विकास का सिद्धांत है, जीवन पर्यंत विकास चलता रहता है। इसका कोई आपको बताया मैंने कि निरंतर विकास होता ही रहता है। फिर एकीकरण का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है। इसमें क्या करेगा एकीकरण में, देखो आप कभी नोट करना, छोटे बच्चे को आराम से समझना इस बात को। जब कोई छोटा बच्चा होता है ना, तो वो अगर मान लो छोटा बच्चा खेल रहा है ना, और उसको अगर आपको देखना है तो वो पूरी मुंडी घुमाएगा, ऐसे पूरी मुंडी, और फिर जाकर वो सामने वाली वस्तु को देखता है। ठीक है? फिर देखो धीरे धीरे वापस जो जो बड़ा होता है, और अगर किशोर अवस्था में आता है तो मुंडी घुमाने की जरूरत ही नहीं होती है। क्लास में जब बैठते थे ना, पता है ना आपको, क्लास में जब आप पढ़ने बैठते थे तो ये पता रहता था कि उस वाले मेज पे कौन सी लड़की बैठी है, आंखों आंखों में बातें हो जाती थी। इसका मतलब एकीकरण का मतलब क्या हो गया, यही है कि आपने खुद के अंगों को एकीकृत कर दिया है। पहले वो संपूर्ण शरीर को घुमाता था, अब केवल जिसकी जरूरत है उसी अंग को यूज करता है। वो क्या कहलाता है, एकीकरण का सिद्धांत। अगला है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि इसमें जो विकास होता है, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत ये कहता है कि ऐसा नहीं है। क्या नहीं है, चलो मैं बताता हूं। वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि एक बार तो ये नहीं है कि 6 माह आपकी केवल ऊंचाई बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है। आपको शरीर ने कह दिया कि नहीं नहीं 6 माह हाइट बढ़ने दो, और फिर 6 माह वजन बढ़ने दो,
6 माह वजन बढ़ेगा और फिर 12 माह दोनों ही रुक जाएंगे और व्यक्ति केवल बोलना सीखेगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो शरीर का भार भी बढ़ेगा, ये कहता है पूरा शरीर विकसित होगा। ऐसे ऐसे नहीं है कि पहले एक बार हाइट बढ़ गई फिर दोबारा से आपकी हाइट बढ़ने के बाद आपकी हड्डियां मजबूत हो रही, ऐसा नहीं है। अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो आपकी हड्डियां भी मजबूत हो रही, ये कहता है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। ऐसा नहीं है कि हाइट आपकी 6 फीट चली गई और आपका आप शैशव अवस्था में 6 फीट के हो गए, नहीं नहीं, आपको बोलना आता नहीं, कै आप बोलते पापा ऐसे बोलते हो, ऐसा नहीं है। यानी कि जैसे जैसे शरीर बढ़ेगा, शरीर में जो उसका स्ट्रक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे ही वो विकसित भी होता जाएगा। ये बात कौन कहता है? वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत कहता है। फिर वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। भाई एक्चुअल में सीधी सी बात है, बाई बात बार बार में रिपीट करनी पड़ रही है, बार बार में रिपीट करनी पड़ रही है, सीधी सी बात समझा रहा हूं। केवल जरूरी को नहीं कि दो माँ और बाप यानी मेल और फीमेल मिलके कोई बच्चा को विकास कर सके बी के लिए बन वातावरण की भी जरूरत पड़ेगी। समझ गया कि सीधी सी बात है इतनी। और कोई जरूरी को नहीं कि केवल वातावरण में मनुष्य को जन्म ले ले, सीधी सी है कि वातावरण भी चाहिए और वंशानुक्रम भी चाहिए, इन दोनों के बीच में अंतःक्रिया होनी जरूरी है, तभी उस व्यक्ति में विकास होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत सीधी सी बात है, सीधी भाषा में समझा दू हूं कि मानव का मानव जन्म लेगो, मानव के मानव जन्म लेता है, यहाँ थोड़ी हो है कि मानव का हाथी जाऊंगो, नहीं। दूसरी बात है कि समान प्रतिमान का मतलब ये भी होता है, दूसरी कंसेप्ट आपको मैं बता देता हूं कि ऐसा थोड़ी है कि मान लो एक अमीर आदमी है और एक गरीब आदमी है। अब अमीर का बच्चा जन्म लियो तो वो जन्मता ही दौड़तो हो बाहर ना आयो, और गरीब वालों जो है वो पहले बैठनो सीखो, फिर कुदालियां चालगो, फिर खड़े होगो, फिर पढ़ेगो, फिर चालनो सीखोगो। तो गरीब को बच्चों है वो तो सारी स्टेप फॉलो करेगो और अमीर को बच्चों है वो सीधो दौड़ेगो, नहीं नहीं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करना ही पड़ेगा, यानी एक निश्चित प्रतिमान को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वो क्या होता है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। आपकी संस्कृति कैसी है, आपकी कल्चर कैसी है, उससे विकास प्रभावित होता है और आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपका कल्चर बहुत अच्छा है तो विकास भी बहुत अच्छा होगा, और अगर आपका कल्चर में सब कुछ आ जाता है कि आपके पास वातावरण कैसा है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपके आसपास जो लोग हैं उनकी मानसिकता कैसी है, वो सभी, आपका पहनावा कैसा है, आपके जो पर्व जो हैं, त्योहार जो हैं, वो कैसे आप सेलिब्रेट करते हो, वो सारी चीजें आपके विकास को प्रभावित करें। संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत मैंने अभी अभी बताया था आपको कि संचय और पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि जो जो विकास शैशव अवस्था में होता है वही विकास वृद्धावस्था में पुनः दिखाई देता है। विकास परिपक्व तथा सीखने की उपज है। विकास जो है ना वो मेच्योरिटी, परिपक्वता का मतलब होता है मेच्योरिटी। कई बार अपन बोलते हैं ना कि यार उस आदमी को पता ही नहीं है कि वो परिपक्व आदमी नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि लोगों के सामने कैसे बोलना है, नहीं पता होता। बहुत से लोग बोल रहे हैं डांडा की जो बडोई हो वो डांगर की जो हो रहे हो बोलन को शोर को नहीं, समझ गया क्या बात में? ऐ को मतलब वो परिपक्व को नहीं, उनकी वृद्धि तो होगी, विकास को नहीं हो, ठीक है ना? तो ऐ को मतलब कि विकास परिपक्व तथा सीखने की उपज है। अपने गांव में बोल रहे हैं कि भाई तू पढ़ो पढ़ो ही है गुणे को नहीं गयो तू,
और सीखो कदजा जब उनके सामने परिस्थितियां में आप बैठा बैठा बात कर रहे हैं, खूब धमाका है, खूब जोर की बात कर रहे हैं कि अगर शेर आ जाने तो मैं एक हाथ में उठाऊं बालो और एक हाथ में उठाऊं बंदूक और बंदूक न मारूं चलाऊं तो बंदूक शेर का माथम लगेगी बीच में और फिर उन बालम गाल के शेर नर एकदम हया टांग दूंगा। लेकिन अगर वास्तव में सामना आगो जद जद या साथड़िया दूजे और उसका है कि बारिश भी शुरू हो जाए को मतलब जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां आपको सिखाती हैं। फिर इन फ्यूचर जब वो कहेगा तो वो कहेगा कि नहीं नहीं भाई साहब, शेर अगर सामने आ जाए ना तो बिन बुलाए बरसात भी होती है। यानी उसने उस परिस्थिति से सीखा है, समझ रहे हो? तो ये क्या होता है, सीखना। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है, पहले वो सामान्य क्रियाएं करता है और फिर वो विशिष्ट क्रियाएं करता है। कैसे? बहुत सी सिद्धांत है इसमें, बहुत सी बातें। जैसे कई बार मैंने आपको बहुत सी बातें बताई, आप बच्चे के पास बैठना आपको समझ आएंगी ये बातें। जैसे मान लो वो कोई छोटा बच्चा होता है ना, तो वो अगर उसको कोई वस्तु चाहिए तो वो पूरे हाथ को ऐसे करेगा, ऐसे कि वो, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, सामान्य क्रियाएं करता है, फिर विशिष्ट करता है, फिर वो एक अंगुली घुमा देता है और एक अंगुली घुमा देता है। और कई कलाकार तो ऐसे भी देखते हो आप कि हाथ ऐसे पीछे करके दूसरे को ऐसे मार देते हैं। तो पहले तो वो सामान्य क्रियाएं करते थे, लेकिन बचपन में ही थोड़ी उसने ऐसे जन्म लिया और जन्म लेते ही उसने नर्स को ऐसे हाथ डाल के ऐसे थप्पड़ मार दिया हो, ऐसे नहीं। इसका मतलब पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर विशिष्ट क्रियाएं, और लास्ट में है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। सीधी सी बात है, अपने गांव में बोलते हैं ऊत का पग तो पालने ही दिख जा, ऊत का पग तो पालने दिख जा का मतलब तारी जो एक्टिविटी है, तारी जो गतिविधि है, वह पहले ही पता लग जाए कि यो टाबर के कर। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है लेकिन वृद्धि की नहीं। कैसे? अपन जानता नहीं, कोई टाबर ने मान लो 2 घंटा हुआ है जन्म लिया और 2 घंटा पाछे अपन कह जाए कि की हाइट तो 6.5 फीट जागी, कैस कहां के अपन यहाँ कैस कहां के दो माँ को बच्चों हर अपन यहाँ कहता है नहीं नहीं नहीं, यो तो इतना खूबसूरत बनेगो कि बड़ा बड़ा एक्टर है, मैं भी यहाँ का सॉरी बोल लेना भविष्यवाणी को। लेकिन विकास की भविष्यवाणी कर सका हाँ, उनको ढंग दाचो देख के, उनकी बोलचाल देख के, उनकी पढ़ाई देख के, उनको तरीको देख के आप यह बता सकता कि ये बना वह विकास की भविष्यवाणी की जा सकता है। तो ये अपने नोट करना है, वृद्धि और विकास का सिद्धांत। ये टोटल 15 सिद्धांत है, याद रखियो। इसमें से इंपोर्टेंट जो सिद्धांत है, एक तो वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत है और एक विकास की गति का सिद्धांत। इसमें भी आपको 2 याद नाम रखने हैं, प्रोक्सिमा डिस्टल और सिफेलोकोडल। ठीक है ना, दोनों बातें आपको याद रखना। ओके, नोट डाउन कर लो इसको। हो गया नोट? अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं लास्ट में इसमें क्या कहा है, वो देखते हैं। अब देखो, मनुष्य का जो जीवन है उसमें कुछ विकास की अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सामान्य जो वर्गीकरण है वो ये कहता है कि गर्भावस्था है, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, टोटल 5 अवस्थाएं हैं। अब क्या कि जन्म गर्भ धारण से जन्म तक की जो अवस्था वो गर्भावस्था है, जन्म से 5 वर्ष तक शैशव अवस्था है और 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था 13 से 18 वर्ष है और प्रौढ़ अवस्था 19 के बाद की जो अवस्था है वो है। फिर हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति विद्वान हुआ था, रोष रोष आया, रोष आया ना, रोष का मतलब गुस्सा आया। तो गुस्सा आया तो हमने कुछ अवस्थाएं खा ली, कौन कौन सी खा ली? देखो, पहली अवस्था हम खा गए शैशव अवस्था, क्योंकि गर्भावस्था हमने गुस्से में बोला ही नहीं तो सीधे आ गए शैशव। शैशव कब होता है? जन्म से 3 वर्ष तक। फिर पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। फिर उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोर अवस्था जो है 12 से 18 वर्ष। किसने कहा था? रोज के अनुसार। एक व्यक्ति का नाम लिया है, व्यक्ति विशेष की अगर आपसे पूछेंगे तो आपको ये वर्गीकरण बताना है
कि अगर एग्जाम में आ गया कि रोज के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था होती है, तो आपको बताना है 3 से 6 वर्ष। किसके अनुसार? रोज के अनुसार। फिर कौन व्यक्ति है? एक जोन्स है, जोन्स। जोन्स क्या कहता है कि शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, ये इसका भी कुछ लगता है। इसने जन्म से 3 वर्ष बताई थी, इसने जन्म से 6 वर्ष, लेकिन इसने बाल्यावस्था को हटा दिया, सीधा बोला कि इसमें उत्तर पूर्व कुछ नहीं है, बाल्यावस्था है 7 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 18 और प्रौढ़ है 18 वर्ष के बाद के जो हैं वो क्या है? प्रौढ़ है। ये बात किसने कही थी? जोन्स ने। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सामान्य वर्गीकरण की, अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर आपसे नहीं पूछा जा रहा है, तो वो सीधी सी बात है, वो आपका सामान्य वर्गीकरण आपसे पूछ रहा है। लेकिन अगर रोस जोन्स के बारे में अगर पूछ रहा है तो उस व्यक्ति का नाम देगा। तो अब आपको ये नोट डाउन करना है अच्छे से और इनको याद करना है। आज का सेशन अपन यहीं तक लेंगे। देखो, कल अपन करेंगे ये जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के बारे में मैं सोच रहा हूं कि अपनी जो ज्यादा नेसेसरी है वो किशोर तक हम पढ़ेंगे। 4 अवस्थाएं हैं, तो मेरा विचार ये है कि 2 अवस्थाएं अपन कल की क्लास में, 2 अवस्थाएं परसों की क्लास में हो जाए, तो यहां से कम ये मान लो 2 प्रश्न कंफर्म छपेंगे एग्जाम में। ठीक है ना? तो ये अवस्थाएं अपन बड़े शानदार तरीके से तैयार करेंगे। पढ़ना जरूर साथियों, एग्जाम नजदीक आ गया है, मौका भी अच्छा है, घर से बढ़िया गोंद के लड्डू बनवा लो, पढ़ाई में लग जाओ खूब जम के। दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, कौन क्या है, दुनिया में क्या चल रहा है, किसी से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस पढ़ो और खाना खा के सो जाओ, इसके अलावा आपके सामने कोई विकल्प ही नहीं होना चाहिए। कोई किसी का साथी नहीं है, वक्त आपका सबसे बड़ा साथी है, और इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ नहीं है। मैं तो सीधा कहता हूं कि कुछ नहीं रखा शायरियों में, कुछ नहीं रखा मोटिवेशन कोट में। मोटिवेशन यही रखो कि अगर आपके माता पिता आपको पढ़ाने के लिए पैसे दे रहे हैं, तो उनको सामने सोच के देखो कि वो कितना प्रयास कर रहे हैं। उनसे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। एग्जाम है 27 फरवरी को, हम रट के तैयार कर देंगे, सीधी सी बात है, देसी भाषा में रट के इसको पी जाएंगे। तो आज का सेशन जो है अपना, वो अपनी यही विराम देते हैं। कल अपन इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। आप अगर पहले से पढ़ रहे हो तो उनको आप रिकैप करना, और अगर आपको अपनी क्लास, मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर करना, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास।